नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं वाच्य। वाच्य क्या कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य शब्द है, इसका अगर हम सामान्य अर्थ समझें तो सामान्य अर्थ होता है इसका बोलने का विषय। इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया के बोलने का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें हमें यह समझना होता है, हमारे सामने वाक्य उपस्थित होगा, हमें यह देखना है कि अमुक वाक्य में उसका वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें क्रिया देखनी है, क्रिया किस पर टिकी हुई है। क्रिया कर्ता पर आश्रित है, क्रिया कर्म पर आश्रित है या क्रिया भाव पर। उसी के अनुसार हम इसके भेद को स्पष्ट कर पाएंगे। इसकी परिभाषा जहाँ तक है बिल्कुल सामान्य है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में इसकी विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं। तो जहाँ तक है परिभाषा आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको सरल लगे वहाँ से आप याद कर सकते हो। अब वाच्य के 3 भेद बताए हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य कृत्रिवाच्य में क्या होता है? कृत्रिवाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। तो विद्यार्थियों, कृत्रिवाच्य में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे सामने जो वाक्य उपस्थित होगा, हम वाक्य में ये देखेंगे कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे। क्रिया की पहचान करने के बाद हमें यह देखना है कि वह क्रिया किस पर आश्रित है, वह क्रिया किसके अनुसार आई है। तो हम ये देखेंगे कि अमुक वाक्य में क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आई है, क्योंकि कृत्रिवाच्य में क्रिया वो कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमें पुल्लिंग में मिलेगी। कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमें स्त्रीलिंग मिलेगी। और कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। जैसे उदाहरण दिया है, माली पौधों को सींच रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता है माली। कर्ता में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? कर्ता है पुल्लिंग का, कर्ता है एक वचन का। लेकिन उसका कर्म क्या है? पौधों, बहुवचन बन रहा है ना। लेकिन क्रिया है आगे सींच रहा है। क्रिया में एक वचन है और क्रिया पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिया यहाँ एक वचन में आई है। पौधे तो बहुवचन में है और क्रिया एक वचन में आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर्म पर आश्रित न होकर के कर्ता पर आश्रित है, क्योंकि पौधा शब्द क्या है इसमें? कर्म। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। इसी तरह से मजदूर इमारत बना रहे हैं। मजदूर इमारत बना रहे हैं या मजदूर है, कर्ता है, और यहाँ पर मजदूर शब्द है बहुवचन में है तो क्रिया भी बना रहे हैं बहुवचन में आ गई है। इमारत एक वचन है लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमारत क्या है? उसका कर्म। और क्रिया किस पर आएगी? कर्ता पर। कृत्रिवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता पर आश्रित रहती है। तो इस तरह से इसका स्पष्टीकरण भी किया गया है। दोनों ही वाक्य में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन स्पष्ट हुए। इसी तरह से हम जैसे कुछ उदाहरण और देखें
तो जैसे मान लो हम कहते हैं कि राम आम खाता है। कर्ता कौन है वाक्य में? राम। क्रिया क्या है? खाता है। किसको? आम को। कर्म क्या हुआ? आम। और इसी वाक्य में अगर हम कर्ता परिवर्तित करते हैं कि सीता, तो कर्ता सीता आएगी, कर्म आम आएगा, तो फिर क्रिया में क्या हो जाएगा? सीता आम खाता है। खाता है नहीं होगा, क्या होगा? खाती है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर सीता है और सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया आएगी खाती है। जब कर्ता पुल्लिंग था तब क्रिया आई खाता है, और जब क्रिया स्त्रीलिंग हुई तब क्रिया आई, जब कर्ता स्त्रीलिंग हुआ तब क्रिया आई खाती। इसी तरह से कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। विशेष ध्यान रखें इस बात का। कृतवाच्य वाक्य हमें दो प्रकार से मिलता है, जिसमें सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता कौन हुआ? मोहन। क्रिया क्या हुई? पढ़ता है। और कर्म क्या हुआ? पुस्तक। इसमें कर्म उपस्थित है। क्रिया चाहे कर्ता के अनुसार हो, लेकिन कर्म भी उपस्थित है, इसलिए ये वाक्य सकर्मक है। और सकर्मक में क्या हुआ? कृतवाच्य। इसी तरह से कमला हंस रही है। वाक्य में कर्ता कौन है? कमला। क्रिया क्या है? हंस रही है। कर्ता और क्रिया दो ही आए हैं, कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये हो गया अकर्मक वाक्य। यह अकर्मक में कृतवाच्य। अब अगर मान लो आपको ये भी दिक्कत हो रही है कि हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वाक्य सकर्मक है या कौन सा अकर्मक, तो इसकी सीधी पहचान यही है कि आप क्रिया को तो पहचान सकते हैं, अंतिम शब्द जो हमें क्रिया मिल रहा है, क्रिया से पहले क्या और किसको लगा करके आप प्रश्न बनाइए। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो होगी सकर्मक, और अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो होगी अकर्मक। जैसे पहला वाक्य है, पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है। हम पढ़ता है शब्द है, इससे प्रश्न बनाएं। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। या हम प्रश्न बनाए, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। हमें उत्तर मिल रहा है ना, तो ये वाक्य हो गया सकर्मक। इसी तरह से नीचे वाला वाक्य लेते हैं, इसमें क्रिया हंस रही है। इसमें हम प्रश्न बनाएंगे, क्या हंस रही है? कोई उत्तर नहीं मिला ना। किसको हंस रही है? कोई उत्तर नहीं मिला ना। जब हमें उत्तर नहीं मिलता है तब वो वाक्य होता है अकर्मक, अर्थात वह क्रिया क्या है? अकर्मक। और जब हमें उत्तर मिलता है तो वह क्रिया होती है सकर्मक। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वाक्य में के साथ हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।